नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा। 5 घंटे से 5.5 घंटे तक गिनती रुकी रही, बवाल चलता रहा, हंगामा होता रहा। कौन सा वोट वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, इसके लिए टकराव, भयंकर घमासान। कांग्रेस पार्टी के मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रात में चिट्ठी लिखते हैं ज्ञानेश कुमार। आधी रात के बाद राज्यसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। रात के 1 बजे नतीजे आते हैं हरियाणा के। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक को दोबारा बैलेट पेपर दिया जाता है, क्योंकि वो पहले बैलेट पेपर में गलत निशान लगा दी होती है। और कहीं पर भी ओवर राइटिंग हो और कुछ भी 2 निशान हो जाए बैलेट पेपर में, तो वो वोट इनवैलिड होता है। इस बात को देश के डिसेंट राजनेताओं में से एक नवीन पटनायक ने कहा, ये आरोप हमारे नहीं है। 5-5 करोड़ रुपए लेकर के विपक्ष के वोट खरीदने की कोशिश हो रही थी। बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जेल में हैं, ये भी हमारे आरोप नहीं है। बेंगलुरु पुलिस ने 2 भाजपा नेताओं को जेल में डाल रखा है। अब कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव रद्द कर दिए जाए, लेकिन राज्यसभा चुनाव आज रद्द कर दो, कल दोबारा करवा लो। हो सकता है जो 1 सीट कांग्रेस जीती है वो भी न जीत पाए, क्योंकि कांग्रेस में गद्दारों की फौज बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। कुछ सामने आ गए हैं, कुछ पकड़े गए हैं और कुछ अभी भी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन ये फौज बहुत लंबी है। तो आज पूरे चुनावी जो राज्यसभा चुनावी नतीजे हैं, इनका पूरा विश्लेषण करने का वक्त है, क्योंकि देश भर में आम जनता ये उम्मीद पाले बैठी है कि कुछ चमत्कार करेगा विपक्ष। चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका तक और सरकार, तो फिर माशाअल्लाह सबकी हालत देश के सामने बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। ऐसे में अगर विपक्ष भी गद्दारों की फौज से लैस होगा, वो गद्दारों की फौज से लैस है विपक्षी, तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि लोकतंत्र की कोई लड़ाई लड़ने वाला है। फिर ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहेंगी वैसा नतीजा लाएंगी। 1 सीट कांग्रेस जो जीती है, उस पर बयानबाजी बहुत सारी हो रही है कि हम जीत आ गए, लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के टाइप में। वहां हरियाणा में बहुत सारे बड़े-बड़े नेता मतलब जश्न तो मना ही रहे हैं, ये साथ में कहते हुए कि हम जांच करेंगे गद्दारों पर जो क्रॉस वोटिंग किए हैं। लेकिन ये 1 सीट कांग्रेस जीती भी है, तो इसके लिए इनेलो को जो है वो मानना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए इनेलो का। उसकी बदौलत जीती है, नहीं तो वो भी नहीं जीतती। लाइए जरा भाव को लाइए, क्योंकि इसमें 3-4 राज्य हैं, अलग-अलग राज्यों का विश्लेषण होगा। खासकर मैं सीधा-सीधा कहूं तो 3 राज्य, हरियाणा, बिहार और उड़ीसा। इन 3 राज्यों में क्योंकि 11 सीटों पर चुनाव हुए थे, बाकी तो सब निर्विरोध हो गए। महाराष्ट्र की पूरी मतलब सारी सीटें निर्विरोध हो गई। 3 राज्यों में चुनाव हुए, हरियाणा में, उड़ीसा में और बिहार में। 11 सीटों पर चुनाव हुए, 9 सीट भाजपा और उसके साथी जीते हैं, यानी एनडीए जीती है। 1 कांग्रेस और 1 बीजू जनता। ये 1 कांग्रेस जो जीती है, इसको हम कह रहे हैं संख्या 10 होती। ये सेकंड जो होते हैं, दूसरी वरीयता के वोट होते हैं, उसकी जरूरत लगा कि अब उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आखिरी वक्त में आकर के 1 वोट ने कांग्रेस का बेड़ा पार कर दिया और गिनती मतलब खाता खुल गया कांग्रेस का। यहाँ पर कुल मिलाकर के 37 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव थे, मतलब 37 सीटें खाली हुई थी। 37 सीटों में बीजेपी को, एनडीए को कुल मिलाकर 10 सीटों का फायदा हुआ है। और
कांग्रेस विपक्ष कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। जो 37 सीटें थी, इनमें 12 सीटें पहले एनडीए के पास थी, वो 22 पर पहुंच गई है, और 25 सीटें कांग्रेस समेत विपक्ष के पास थी, वो 25 से 15 पर आ गए। यानी राज्यसभा में भी अगर यही ट्रेंड रहा तो कुछ वक्त में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत में होगी। राज्यसभा जो कई बार संविधान को तोड़ने मरोड़ने में एक अंकुश का काम करता है, क्योंकि राज्यसभा में कभी ऐसा नॉर्मली देखा नहीं जाता कि कोई बहुत प्रचंड बहुमत में आ जाए। वहां पर कुल मिलाकर के एक बैलेंस बना रहता है कि एक चलो बहुमत है, सामान्य बहुमत है, आधे से कोई उस पार है, कोई इस पार है। लेकिन जिस हिसाब से एनडीए का संख्या बल बढ़ रहा है राज्यसभा में, वो वक्त दूर नहीं है जब लोकसभा में 400 पार और यहाँ भी 2/3 बहुमत हो और संविधान को भाजपा मनमाफिक, जो असली मकसद है उसका, मनमाफिक तोड़ मरोड़ पाए। अब आते हैं, ओपनिंग बहुत महत्वपूर्ण था, लंबा भी हो गया है। जरा खबरों को आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों में, फिर चर्चा करेंगे भाव के साथ। पहले तथ्य जानिए, उसके बाद उसका विश्लेषण होगा। लाइए भैया, जरा दिखाना शुरू करिए कि करके। ये सबसे पहले देखिए, हालांकि इसको बहुत मैं नहीं मानता कि ये बेदम सा एक है डिमांड। बिहार और हरियाणा के राज्यसभा चुनाव होंगे रद्द, कांग्रेस सांसद की मांग के बाद हलचल। ये सब जो है सिगूफे हैं खबर में बने रहने के लिए, बाकी इससे कुछ होना जाना है नहीं। आगे बढ़िए, जरा आगे बढ़िए। हरियाणा चुनाव, रात 1 बजे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बीजेपी और कांग्रेस ने जीती एक सीट, सतीश नांदल हारे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी आपको मैं पढ़ के बता देता हूं और फिर हम चलेंगे जरा खबरों के भीतर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी। 16 मार्च को ये रात में चिट्ठी लिखी गई है और लिखा गया है, अति आवश्यक, हरियाणा से चल रहे राज्यसभा चुनाव में हस्तक्षेप का प्रयास। कृपया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार श्री करमबीर सिंह बौद्ध द्वारा चुनाव आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदन की एक प्रति संलग्न पाएं, जिसकी प्रति रिटर्निंग ऑफिसर और सीईओ को भी भेजी गई है। चुनाव की निष्पक्षता में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है और चुनाव आयोग को इसे तुरंत रोकना और ठीक करना चाहिए। इसके अलावा वैध मतदाताओं डाले गए वोटों को अयोग्य घोषित करना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने बाधित करने का एक पारदर्शी प्रयास है। मामले की समयबद्धता को देखते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि परिणाम घोषित होने से पहले डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने के लिए तत्काल समय दिया जाए। सुगम संचार के लिए हमने एआईसीसी के विधि विभाग के राष्ट्रीय समन्वय श्री उमर होदा को भी इसकी प्रति भेजी है। मुझे लगता है कि एक सीट जो मिली है उसमें भी इस चिट्ठी का थोड़ा बहुत योगदान है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में तुरंत भेजने की तैयारी लगा कि ये मामला तत्काल लीगल में चला जाएगा। राज्यसभा चुनाव में इतनी जीत तो ले ही रहे हैं, चलो जाने दो, एक छोड़ ही दो। या ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो ये जीत है और कैसे मिली है जीत, जब उस पर नजर डालेंगे आप तो और चीजें समझ में आएंगी। जरा खबर में आगे बढ़िए, खबर में आगे बढ़िए। 5 कांग्रेस विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। देखिए, हरियाणा में कुल 90 सीटों में 37 जो है कांग्रेस के पास है। 37 है कांग्रेस के पास और 30 चाहिए थे राज्यसभा जिताने के। आए कितने हैं? 28 आए हैं। 28 पर जो है करमबीर बौद्ध राज्यसभा के लिए जीते हैं, चुनाव जीते हैं। 37 में 28 आए हैं, 4 इनवैलिड हुए हैं कांग्रेस के वोट और 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। आप 37 में 9 यानी 25%, 25%। और ये दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा है। अगर दिल्ली दरबार हरियाणा नहीं संभाल पा रहा है तो राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। 37 में 9, 4 इनवैलिड पर भी सवाल होगा। अगर आप इनवैलिड को ऐसे कह दें कि उनसे गलती हो गई, आप क्या ट्रेनिंग देते?
इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग होती है कि आपको बैलेट पेपर पर कैसे निशान लगाना है। ये कुछ नहीं, ये एक नया तरीका है कि आपने 2 निशान लगा दिए, उसके बाद इनवैलिड हो गया, कहे भैया हम तो क्रॉस वोटिंग नहीं किए। इससे फर्क क्या पड़ता है, 30 के बजाय ये आंकड़ा आ गया 28 पे, जीत के लिए 28 पर आ गया, और 28 पे आ गया तो बड़े मुश्किल से 1 से जीते। 28 पे ऐसे आ गया कि 4 जो है इनवैलिड हो गए कांग्रेस के, 2 इनेलो के 2 विधायक जो थे वो वॉकआउट कर गए थे। उसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी कृपा मानिए आप। 2 इनेलो के वो वॉकआउट कर गए, वो चुनाव का हिस्सा नहीं बने, और एक भाजपा के विधायक का भी वोट इनवैलिड हुआ है। तो कुल मिलाकर के 83 पे आंकड़ा आ गया। 83 पे आंकड़ा आने के बाद जो फॉर्मूला है कि 83 गुणे 100 भागा 4, 4 इसलिए कि 3 सीटों पर चुनाव था, तो 3+1, तो 83 गुणे 100 भागा 4 +1, ये फॉर्मूला से आता है वोट वैल्यू, कि कितने जो है आपके पास, जो आपका टारगेट है, सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन, कि इसके बाद यहां पहुंचकर आप जीतते हैं। तो ये था 28, मतलब मैं उस सैकड़े में नहीं जाऊंगा, सैकड़े में जाने पर जो है वो अलग पूरा कैलकुलेशन होगा बड़ा। मैं सीधा सीधा विधायक संख्या बताऊं तो 27 उधर गए और 28 यहां पे आ गए। यही एक का फर्क रहा जिससे जीते, लेकिन 9 विधायकों के लिए कौन जिम्मेवार है। मैं भाव आता हूं जरा, जो है अलग अलग राज्यों का मामला है, थोड़ा एक बार इस कॉम्प्लिकेशन को निपटा दिया जाए। भैया अगले राज्य पर आइए, जरा आगे चलिए, अगली हेडलाइंस लाइए। ये कैसे राज्यसभा चुनाव में हाफ गई कांग्रेस, 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग, 1 की पहचान हुई। आगे चलाइए, 1 की नहीं है, मैं 5 की पहचान बता देता हूँ। जरा चलाते जाइए, आप चलाइए, आगे आगे चलाइए, क्योंकि इसमें 1 की पहचान है। इसमें देखिए क्या है, आपको बताऊं कि करमवीर बौद्ध राज्यसभा पहुंचने में सफल हो गए, लेकिन क्यों बवाल हुआ। दरअसल 2 जो है कांग्रेस की तरफ से 2 जो है मतदाता, 2 विधायकों के वोट को इनवैलिड करार दिए जाने की डिमांड हो रही थी। कांग्रेस के, ये बीजेपी डिमांड कर रही थी, उनका आरोप था कि इनवैलिड है और इन्होंने गोपनीयता भंग की है। राज्यसभा चुनाव में मतदान के बाद आप गोपनीयता नहीं भंग कर सकते। आगे बढ़िए, चेंज करिए, इसको चेंज करिए। तो 5 जो विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं हरियाणा में, उन 5 के नाम मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में भी एक नाम आया है। ये 5 नाम सुनिए। जर्नल सिंह हैं, ये रतिया से विधायक है कांग्रेस के। शैली चौधरी नारायणगढ़ से विधायक हैं। रेणु बाला सडोरा से विधायक हैं। मोहम्मद इलियास ये पुन्हाना से विधायक हैं। और मोहम्मद इसराइल ये हथीन से विधायक हैं। ये 5 वो नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब इन 5 नामों में आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 2 नाम इसमें मुस्लिम भी आपको नजर आएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी बिल्कुल साफ था कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी है। 37 पर, मतलब ये कहीं पर भी तीसरे प्रत्याशी की गुंजाइश ही नहीं थी। 30 पर चुना जाना था, 37 थे कांग्रेस के पास। उसके बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी की एंट्री करवाती है भाजपा, उसको समर्थन देती है पीछे से, और पूरा चुनाव ऐसा फंस जाता है कि बस बाल बाल बचते हैं रात के 1 बजे तक, माथापच्ची के बाद। जरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनवाइए। विधानसभा चुनाव में जो वोट चोरी की बात थी वो आज साबित कर दी। 2 सीट थी, एक बहुमत के हिसाब से एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की थी। शुरू से कह रहे हैं, तीसरा कैंडिडेट करके इन्होंने वोट चोरी का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया। जीत हमारी हुई है, वो आपको आरओ बताएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आरओ का जो एटीट्यूड रहा वो पार्टीशन रहा, बावजूद इसके हमारी जीत हुई है। चुनौती कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ा चुनौती थी, बहुत बड़ी। और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोग बदला लेंगे।
अब इसको अग्नि परीक्षा में बता रहे हैं हुड्डा साहब कि हम अग्नि परीक्षा पार कर गए हैं, पास कर गए हैं। बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे पास, बीजेपी वोट चोरी की कोशिश कर रही थी और हमने उनको जो है विफल कर दिया। हम पास हो गए हैं, हमने कामयाबी हासिल कर ली है। अगर ये कामयाबी है तो ऐसी कामयाबी हुड्डा साहब आप एक मुबारक, बहुत मुबारकबाद आपको कि 37 में 9 आपके माइनस हो गए और फिर भी आपने अग्नि परीक्षा पास कर ली, फिर भी पास कर लिए भाऊ। इतना जोरदार प्रदर्शन, इसके लिए तो बधाई देना चाहिए पूरे कांग्रेस को, राहुल गांधी समेत भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबको बधाई मिलनी चाहिए। आशीष जी, जो कांग्रेस में चल रहा है वो वाकई बधाई के पात्र है। आप बीजेपी का विश्वास, आत्मविश्वास देखिए कि जब उनके पास 2 से मतलब कितने वोट एक्स्ट्रा होंगे बीजेपी के पास? बीजेपी आपको के पास 31 कितना, बीजेपी आप के पास 37 इतने इनके हो गए, 39 हाँ 90 में मैंने वही तो 39, कहा। उनका मैंने टोटल 51 बैठता है, टोटल हाँ 51 टोटल बैठता है 51 सारे बैठता है। हाँ हाँ तो कितने वोट उनके पास एक्स्ट्रा हो गए? उस एक्स्ट्रा वोट पे 21 उन्होंने 20 हाँ 20 21 एक्स्ट्रा हो गए, जबकि कांग्रेस के पास कितने थे? 31 37 37 सॉरी 31 पे तो निकला है, 37 थे। तो 21 एक्स्ट्रा थे और 37 कांग्रेस पे थे। 90 का हाउस है। 2 सीट में से 1 सीट कांग्रेस को 100% जानी थी और 1 सीट बीजेपी को जानी थी। लेकिन उस 21 एक्स्ट्रा पे इन्होंने दांव खेल दिया और ये कहते हैं कि हमने, ये तब हुई जब बाड़ाबंदी हुई, लोगों को इकट्ठा किया गया, इसके बाद क्रॉस वोटिंग हुआ। अब जो नाम है मार्केट में, अभी देखिए क्रॉस वोटिंग के नाम तो अभी पार्टी ने कंफर्म नहीं किए, जो नाम मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं उसमें से बताया जाता है कि 3 नाम जो है वो शैलजा के हैं, 2 मुस्लिम विधायक जिनके नाम आ रहे हैं, पता नहीं अभी वो कंफर्म है कि नहीं, लेकिन जो नाम आ रहे हैं वो हुड्डा के, और 3 शैलजा के हैं, शैली, रेणुबाला, जर्नैल सिंह। ये आपसी मतभेद पार्टी के, ये गुटबाजी कब बंद होगी हरियाणा में? हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मेहनत कांग्रेस को करनी चाहिए, क्योंकि यदि कल कोई भी आंदोलन यदि होगा दिल्ली में तो हरियाणा से ही फौज आती है, सारा सारा ह्यूमन रिसोर्स हरियाणा देता है लाखों की तादाद में। हरियाणा दिल्ली के पास है, इसी का एडवांटेज देवीलाल ने उठाया था। ये तो हरियाणा में इतनी लोकसभा नहीं है कि जिसके भरोसे आप केंद्र की सत्ता में राज करो, लेकिन केंद्र की सत्ता में राज इसलिए होता है कि दिल्ली बंद कर सकता है हरियाणा 2 मिनट के अंदर, यदि एक कॉल पे सारा हरियाणा के लोग आ गए दिल्ली में तो। लेकिन हुड्डा, शैलजा, इनके डिफरेंसेस कब खत्म होंगे? पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले ये दुर्भाग्य है, हुड्डा जी का ये स्टेटमेंट आता, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे क्रॉस वोटिंग कैसे हो गए और 4 रद्द करे। ये आप चुनाव आयोग पे या सत्ता पक्ष पे ढोल सकते थे कि इन्होंने जानबूझ के रद्द किया हमारे 4 वोट। 4 वोट रद्द करने से ज्यादा मुझे जो लगता है, हालांकि मैं रद्द करना है, आपको याद होगा एक लोकसभा राज्यसभा का चुनाव याद होगा आशीष आपको, जब जी टीवी के मालिक चुनाव लड़ रहे थे और जीत गए, तब वो काय से जीत गए थे? ऐसी एरर से जीत गए थे। और कौन सी एरर थी? कांग्रेस के विधायक ने जानबूझ के एरर की। कई बार आप बीजेपी को वोट क्रॉस वोटिंग नहीं करते हो, लेकिन आप वोट गलत डाल के बीजेपी को मदद करते हो। लेकिन गलत वोट डालने से ये होता है कि टोटल हाउस की स्ट्रेंथ छोटी हो जाती है, उसमें फिर समीकरण चेंज हो जाते हैं टोटल के, कितने वोट चाहिए जीतने के लिए। लेकिन क्रॉस वोटिंग तो ये टोटली आपके सामने यदि क्रॉस वोट है तो सवाल है कि 37 विधायक भी आपसे संभले नहीं जाते। यदि मैं ये बात कहूं और सीधा राहुल गांधी जी को कहूं कि 37 विधायक आपसे संभाले नहीं जाते और आप देश की बागडोर संभालने की बात करते हैं, तो क्या मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा हूं? ये आम कांग्रेसियों की पीड़ा है आशीष, ये इस देश की पीड़ा है, क्योंकि विपक्ष यदि मजबूत नहीं रहा तो सत्ता पक्ष निरंकुश तानाशाह हो जाता है। कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए हमको कांग्रेस मजबूत चाहिए। कांग्रेस सत्ता पक्ष में होता तो हो सकता है कि हम विपक्ष को और मजबूत करने के लिए बीजेपी से लेकर तमाम लोगों के लिए कहते कि ठीक से लड़ो भाई, एक अच्छा विपक्ष चाहिए। मैं सौभाग्यशाली था, जब हम हाउस कवर करते थे तो विपक्ष के नाम पे कई बार लेफ्ट खड़ा होता था,
बंगाल और केरल से आने वाले लेफ्ट के बुद्धिजीवी सांसद सरकार को कितनी भी मेजोरिटी हो, सरकार को अंकुश पे रखते थे, लेकिन उस समय स्पीकर भी परंपरा के अनुसार चलने वाले थे और संविधान सर्वोपरि था। आज सारी चीजें विपरीत है। एक एक सीट का इंपॉर्टेंस है, एक एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हर चुनाव में यदि आप ऐसा जुगाड़ करते रहे कि हमारे 5 विधायक गए लेकिन हम जीत की खुशी मनाते हैं, आज एक सांसद आपका जीत गया लेकिन ये आपकी करारी हार है कि आपके 9 वोट वेस्ट हो गए, 5 क्रॉस वोटिंग हो गए और 4 ये हो गए। बहुत बुरी तरह, बहुत इस बुरी जीत तरह से इस जीत पे जश्न नहीं मनाना चाहिए। इस जीत पर तो 25% मतदाता आपका हाथ से चला गया। 37 में से जो लोग आपके साथ थे, जो लोग आपके उठने बैठने वाले थे, जो लोग कोई चाय की दुकान पे काम करने वाले नहीं है, ये कोई हमाल नहीं है कि बेचारा क्या आईक्यू मतलब बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, किधर भी अंगूठा लगा दिया। ये विधायक हैं, संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, हरियाणा के टैक्स पेयर्स के पैसे इस पे खर्चा होते हैं। पार्टी ने सिंबल दिया है, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े हैं, संविधान से उनकी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति है और वो क्रॉस वोटिंग करते हैं। इसका मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे बिकाऊ माल यदि कोई विधायक और सांसदों में है तो वो कांग्रेस का है। जहां कांग्रेस के पास सांसद है, सामने वाला एक्स्ट्रा आदमी उतार के अपना सीट निकाल लेता है। मैं हरियाणा की जीत नहीं मानता, ये मजा आता आशीष कि इनके 37 इनके पास रहते और बीजेपी के 2 क्रॉस ओवर करवाते। ये अपने रख लेते तो भी मजा आ जाता भाऊ। ये अपने बचा ले, ये दूसरे क्या लाएंगे? ये अपनी धोती संभाल लें, इनकी धोती लोग उतार करके ले जा रहे हैं और ये जश्न मना रहे हैं। सब जश्न मनाने के बजाय इनको ऐसा मुर्गा नहीं बनाना कि चाहिए। कांग्रेस में लोग नहीं है, कांग्रेस में भी लोग हैं। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में जब सचिन पायलट ने विद्रोह किया था, बीजेपी के गोद में जाके बैठे थे, तब राज्यसभा में क्रॉस ओवर वोटिंग बीजेपी के उम्मीदवारों का करवाया। ऐसे भी लोग हैं, अशोक गहलोत और तब अविनाश पांडे थे, इन्होंने करवाया था। अशोक गहलोत का खेल था वो, लेकिन वो लोग हाशिए पे चले जाते हैं। क्यों हुड्डा जी कहेंगे कि हमें आप बना दो? किस बात से मुख्यमंत्री पद मांगते हैं, दावे भरते हैं? किस हिसाब से शैलजा अभी भी कांग्रेस में बनी हुई है? क्यों शैलजा को ढो रहे हैं? हरियाणा में हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला, इन तीनों को अगर डंप कर दे, भले 10 साल कांग्रेस ना हो, लेकिन अगर आएगी तो ढंग से आ जाएगी। ये तीनों को डंप कर देना चाहिए। ये बिल्कुल आपको और एक बताऊं, ये तीनों पार्टी के लिए अब लायबिलिटी हो गए हैं। आपने 3-2 बताए ना कि 3 शैलजा के और 2 जो है हुड्डा के खेमे के बताए जाते हैं। एक और परमवीर नाम से के विधायक हैं जिनका वोट जो है इनवैलिड किया गया, जिस पर बवाल हुआ था रात में। नहीं, ये तो मैंने 5 क्रॉसओवर के बताए, जो इनवैलिड है इनका तो अभी जन्म कुंडली मंगवा रहा हूं मैं बता ही देता हूं। परमवीर की कुंडली आ गई, टोहाना से विधायक हैं और जो है इनके पिताजी 5 बार विधायक रहे, हरपाल सिंह। ये टोहाना से विधायक हैं और लंबे वक्त से विधायक हैं। हुड्डा जी के जो है मुख्यमंत्री रहते मंत्री रहे हैं, लेकिन इन्होंने उसके बाद ये 14 में और 19 में हार गए चुनाव, मतलब उसके बाद जो है मंत्री रहने के बाद। इस बार इनका पुनर्वास दोबारा हुआ है, ये शैलजा खेमे में चले गए। परमवीर इनका, अब ये कोई पहली बार के विधायक नहीं है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, नाम की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? पहली बार के विधायक नहीं है, इन्होंने कई राज्यसभा चुनाव में वोट डाला होगा। जो आदमी 2005 से जो है वो है, जो मंत्री रह चुका है, विधायक रह चुका है, फिर विधायक है, वो आदमी क्रॉस मतलब गलत वोट डाल दे, बैलेट में गड़बड़ी कर दे। फर्स्ट टाइमर तो एक बार छिप भी सकता है कि अरे हमसे गलती हो गई, फिसल गया कलम, फिसल गई। लेकिन ये इनसे कैसे गलती हो गई? ये सब अच्छा, खेमा भी बदलता है। ये हुड्डा कैंप से शैलजा कैंप में जा चुके हैं, ये पुख्ता मैं बता रहा हूं, वहां की रिपोर्ट जा चुके हैं।
ये सब के सब अभी यहीं पर नहीं, हरियाणा में मामला खत्म हो रहा। हरियाणा पे ये कार्यक्रम का ड्यूरेशन पूरा हो गया, हमको चाहिए था अलग अलग राज्यों पे कार्यक्रम आज करते। अब जरा चलते हैं बिहार की तरफ। भैया अगली हेडलाइन लाओ, अगली हेडलाइन लाओ, खबर लाओ। भाजपा के शिवेश राम से 700 वोट से आगे थे राजद के एडी सिंह, फिर कैसे हार गए राज्यसभा। चलिए आगे चलिए, ये बहुत तकनीकी मसला है, ये प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता के वोट वाला मसला है, अभी क्लियर आगे हो जाएगा। चलिए, बिहार विधानसभा के 243 सीटों के हिसाब से 24,300 को 5 सीट में एक जोड़कर, जैसे मैंने अभी हरियाणा में बताया था वही फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर 5, वहां पर हमने 2 में एक जोड़ा था, 3 किया था, यहाँ 5 सीटों पर चुनाव था तो 5 में एक जोड़े 6, तो 6 से 243, ये 24,300 कैसे हुआ है, 243 गुणे 100, जैसे वहां मैंने 90 गुणे 100 बोला था, तो 243 गुणे 6 भागा गुणे 100 भागा 6 और +1, यही जो है फॉर्मूला। देखिए उसमें है ना, एक जोड़ने पर 4,051 हो जाता है। जीत का कोटा यही था, 100 से भाग देने पर 4.51 आता है, यानी 4.51 पूर्ण में 41 गिना जाएगा। 41 विधायक, जो हम लोग मोटा मोटी कहते हैं, इस फॉर्मूले को आप किनारे कर दीजिए मोटा मोटी, कि 41 विधायक पर बिहार में राज्यसभा सांसद बनता। इसलिए कहा जा रहा था कि एक सीट जीतने के लिए 41 चाहिए, एनडीए के वाले के पास जो है 38 था और 35 था इंडिया के पास, लेकिन इंडिया अलायंस को 6 और मिल गए थे सपोर्ट में, तो 4,051 वोट चाहिए था कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक के वोट नहीं देने से कुल वोट 239 पे आ गया। अब देखिए भाव, बिहार में भी कांग्रेस के 3 विधायकों ने, 6 विधायक हैं टोटल, 50% का रेशियो है, 6 में 3 वोट डालने नहीं गए। और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को राजनीति अब छोड़ देनी चाहिए, बहुत कड़वे शब्द में बोले तो, उनके अगर उनके भी भक्त हैं और नाराज हो तो हो जाए नाराज। अगर अपने विधायकों को भी आप नहीं ला पाते हैं, ढाका के विधायक और मुस्लिम विधायक, उसने भी वोट नहीं डाला। आप समझिए कि बीजेपी कहां तक अप्रोच करती है और कैसे खरीद फरोख्त हुआ होगा। जब ये 4 अनुपस्थित हुए तो ये जो कोटा था वो 41 से 40 का हो गया, कोटा की गणना बदल गई। 2,39,000 को 6 से भाग देने पर, फिर वही 6 से भाग और गुणा गणित कर रहे हैं, कुल मिलाकर के 40 हो गया कि 40 पर जीत होगी पूर्ण अंक में। विधायक का 40 विधायकों का वोट, अगर राजद और कांग्रेस के 4 विधायक वोट देते तो कोटा कितना होता, 4,051, और एडी सिंह को जो पहली वरीयता में मिले थे वोट, यहां पर अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये 4 विधायक दिए होते, जो अनुपस्थित हो जाते हैं, जब काउंटिंग होती है तो अनुपस्थित विधायकों को घटा दिया जाता है, जैसे हरियाणा में 83 विधायकों पर काउंटिंग हुई, यहाँ 4 घटा दिए गए, 4 नहीं भाग लिए तो 4 को माइनस कर दिया गया। अगर ये 4 दिए होते वोट तो 4,051 का कोटा होता। एडी सिंह को पहली वरीयता में मिले हैं कितने, 4100 वोट। बस अब इतने समझ लीजिए आप, 4,051 का कोटा होता और 4100 मिलता तो कौन जीतता, एडी सिंह। यानी अगर सिर्फ कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कोई और बाहर से तोड़ के लाना था, ये 4, अगर 3 कांग्रेस के और 1 राजद का ये 4 विधायक जीत दे दिए होते वोट, तो एक इंडिया गठबंधन का सांसद राज्यसभा में एडी सिंह नाम का चला गया। तो दूसरी बात कह रहा हूं आशीष जी, ये 4 आते और इनके वोट भी इनवैलिड होते, इनके वोट इनवैलिड होते तो भी एडी सिंह जीत जाते, तो भी क्योंकि 4100 तो मिले ही हैं, 4100 मिले हैं, 4,051 का तो बेंचमार्क था। नहीं लेकिन इनके 4 के अब्सेंट होने से स्ट्रेंथ नीचे आ गई। इसमें एक टेक्निकल चीज बता दें कि जो अगर इनवैलिड होते इनके तो नहीं जीत पाते। आपको इनवैलिड वोटों को घटा दिया जाता है, जब वोट वैल्यू निकाली जाती है वो घटा दिया जाता है। जैसे हरियाणा में मतलब घटाए गए थे, एब्सेंट आ गए, 7 जैसे इन लोग के 2 नहीं आए, उनको घटाया गया, 4 कांग्रेस के इनवैलिड हुए, 4 2 6 और 1 बीजेपी का इनवैलिड हुआ, 7 घटाए गए। तो अगर ये इनवैलिड हो जाते तो भी मतलब एडी सिंह हार जाते, लेकिन अगर ये दे देते वोट
ये तो अपने थे ना, तो अपने विधायक थे। भाई यदि हरा ये दी- दे देते तो एडी सिंह का 4100 के आगे चले जाते एडी सिंह। हाँ 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 हाँ, तब तो आगे जाते, तब तो आगे जाते और जुड़ता। अभी ये तो 5000 के आसपास चले जाते। हाँ, तो ये है बिहार का हिसाब किताब। जरा और दिखा दीजिए, कुछ और भी इसमें खबरें होंगी अगर बिहार से जुड़ी, दिखा दीजिए। नहीं तो फिर तेजस्वी यादव को सुनाइएगा। ये मैंने बता दिया है, 10 सीटों का फायदा हुआ है एनडीए को, और विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। नुकसान हो गया। अब जब तेजस्वी यादव को सुनवा दीजिए, तेजस्वी को, इन धुरंधरों को सुनिए, यही लोग बता रहे हैं इन्हें कोई फर्क नहीं है। पिताजी ने राजनीति मेहनत कर ली है ना, तो इन्हें कोई फर्क नहीं होगा। चलिए देखिए रिजल्ट आया है ना, उसमें यही हम लोगों को जानकारी मिली है कि सेकंड क्रांति हुई है, और जो नियम कहता है उसके एनडीए की प्रत्याशी भी जीत हुई। देखिए हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को पता था कि जो हम महागठबंधन का जो स्ट्रेंथ है वो 35 था, जैसे हम लोगों को 6 कम था और एनडीए के लोगों को 3 कम था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ना जो है वो पसंद किया, ना कि उनके सामने नाक रगड़ना या झुकना। उनकी जो विचारधारा है हम हमेशा उनके खिलाफ लड़ेंगे, और जो 4 लोग जो भी एब्सेंट हुए हैं इस पे हम बाद में अपनी प्रक्रिया देंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग, जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता, तो आज हमारी जो है जीत तय थी, क्योंकि 6 की संख्या हम लोगों ने जो है पूरी कर ली थी। 5 एआईएम के लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया, और भाजपा के हमारे जो साथी हैं बीएसपी के, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। और आप सब लोग अनुभवी पत्रकार हैं, अगर कोई एब्सेंट होता है तो आप सब लोगों को पता है हॉर्स ट्रेडिंग हुआ। अब बीजेपी का चाल और चरित्र क्या है? छल कपट, तंत्र मंत्र, मशीन तंत्र, धन तंत्र, प्रशासन का दुरुपयोग, ये भाजपा करती रही है और हमेशा किया है। केवल बिहार राज्य में ही नहीं, अब तो सुनने में आया कि कई राज्यों में जो आज चुनाव हुआ वहां भी इस तरह की जो है बातें आई थी। कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोग इस पे बाद में जो है क्या निर्णय हम लोग लेंगे, इस पे हम लोग जो है बाद में तय करेंगे। देखिए, धन बल, ये इनको आज पता चल रहा है क्या? जब पता ये है धन बल, इससे तो ज्यादा इससे ज्यादा कोई अपने आप को मूर्ख साबित नहीं करेगा। आप एमआईएम के 5 साथ गए, एक बीएसपी का साथ गए, लेकिन आप अपने पिछवाड़े में नहीं देख पाए कि आपके में से कितने लोग जा रहे हैं। आप दूसरे के घर से माल उठा के ला रहे थे और आपके घर में डकैती हो गई। जबकि राज्यसभा चुनाव में सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पुख्ता करते हैं, सबसे पहले अपना घर संभालते हैं। ये राज्यसभा की राजनीति हमेशा देखी है। चुनाव में हमने पहले अपने कंसोलिडेट करते हैं, और उसके बाद अपने तब भी पता होते कि मेरे पास 40 है, इसमें से 2 डाउटफुल है, और मुझे यदि 44 चाहिए तो मैं 6 का जुगाड़ करता हूं कि मेरे 2 भी गले गए तो भी मैं जीत जाऊं। आप 6 का इकट्ठा कर रहे थे, आपके पास 35 थे, 35 में से आपके लोग चले गए, आप 35 का कुनबा इकट्ठा नहीं कर पाए। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात क्या होती है कि हमने वहां से वो धन बल। अरे मुझे एक बात बताइए, मैं अभी एक तेजस्वी जी को आज सीधा सवाल है, आपने ये 5 एआईएमएम के और एक बीएसपी का, ये कैसे आपके साथ हो गए? क्या धन चला कि यूं ही आ गए घूमते फिरते? अरे तेजस्वी जी बहुत दिन से लिक्की चोटा नहीं खाया, आज आप ही के साथ खा लेते। ये कैसे क्रॉस ओवर हो गए एमआईएम के 5 और एक बीएसपी का? आपने कुछ तो किया होगा, वही बीजेपी ने किया तो आपके चले गए। सबसे पहले आप अपना संभालिए और उसके बाद दूसरे लाइए। नहीं, उसमें बीजेपी के साथ जो गए या अनुपस्थित रहे, उसमें और इसमें फर्क है। ये चुनाव से पहले ही
उनको उनके साथ इन्होंने डील कर लिया था कि हम आपके मैंने क्या साथ हैं। कहा, ज्वाइंट मैंने क्या ज्वाइंट कहा, नहीं, देखिए दो चीजें होती है आशीष, कुछ तो डील होता है कि साथ में है, एमआईएम के भी एब्सेंट रह सकते थे और स्ट्रेंथ नीचे आ जाती। हाँ हाँ, वही कमजोरी है कि अपना नहीं संभाल पाए। मैं यही तो कह रहा हूं, आप बीजेपी को कहते हैं कि वो तंत्र मंत्र, वो तो कहेंगे, उनके पास शॉट है, वो तो उठाएंगे। मुझे पूर्ति करनी है, मैं कहां से लूंगा? मैं महाराष्ट्र की विधानसभा से तो लेने से रहा, मैं इसी विधानसभा से लूंगा। और आपको पता था कि सबसे कमजोर कांग्रेस है, आप पहले कांग्रेस को साथ के लगते, कांग्रेस के आदि चले गए। राहुल गांधी जी ने यहां 6 की 6 को बुलाया था, बड़ा समझाया था, क्या हुआ? कहां हुआ वो शादी.com वाला, कहां गया वो? 6 विधायक नहीं संभाल पाए, वहां हरियाणा में अपने विधायक नहीं संभाल पाए, दोनों जगह मेजर डैमेज किया है कांग्रेस ने। चलिए जरा पप्पू यादव को सुनाइए, पप्पू यादव को सुनाइए। तो गलत क्या है, ऐसे कोई करता है कि और स्टेट में आपने क्यों नहीं किया? वहां पहले से मन बना के रखे हुए, हमको हराना है, हमको जीतना है। आप तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की तरह तो काम कर नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए चुनाव आयोग पर, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरीके से मनमानी करना तो बिल्कुल गलत है। और एक दिन में आप पूरा ऊपर से नीचा, ये क्या है भाई? आप पहले कैसे तय कर लेंगे? आपने पहले जाना नहीं, देखा नहीं, इसका मतलब आप पहले से आप प्रभावित हैं कि आपको क्या करना है। ये चुनाव तो फेयर होगा नहीं। राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को 22 सीटें मिली, कई जगह पर क्रॉस वोटिंग भी हुई। भैया अब हमको तो समझ में नहीं आता है, क्रॉस वोटिंग तो हुई, ये जहां इनके सत्ता है, जहां इनकी ताकत है, ईडी सीबीआई डर है, वहां पर क्रॉस वोटिंग इन्होंने करा लिया। अब तो जनता को भी ये खरीदते हैं 10,000 रुपये से। जब जनप्रतिनिधि ही बिकने, पूरा हॉर्स ट्रेडिंग तो हो ही रहा है पूरी शुरू से। मध्य प्रदेश की सरकार कैसे बनी थी, बॉम्बे की सरकार कैसे बनी थी, हो क्या रहा है? लोकतांत्रिक मूल्य तो खत्म हो गए हैं। कुत्ता बिल्ली जानवर से बदतर जिनकी जनप्रतिनिधि लोग बिकने लगे हैं। एक नहीं, सबकी यही हाल है। अच्छा, आपको नहीं लगता पार्टीज को भी नहीं, पार्टी को एग्जाम लेना चाहिए। पार्टी का कोऑर्डिनेशन विपक्ष ने नहीं निभा पाई सही तरीके से। इसमें मैं बहुत विधायकों का दोष नहीं दूंगा, विपक्ष को जो कोऑर्डिनेशन निभानी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का इंटरनल झगड़ा खत्म हो जाए स्टेट में ना, तो फिर कांग्रेस को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। ये बीजेपी के बस की चीज नहीं है। और विपक्ष की भूमिका जो नेता की, वो जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए। अब बता दें विधायकों के नाम जो यहाँ पर गायब रहे हैं, उसमें तेजस्वी के विधायक हैं फैसल रहमान, ये ढाका विधानसभा से फैसल रहमान विधायक हैं, ये गायब थे। इसके अलावा मनिहारी विधानसभा से विधायक मनोहर सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, फारबिसगंज से विधायक हैं कांग्रेस के मनोज विश्वास, और वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र कुशवाहा। ये सब के सब चारों, 3 कांग्रेस और 1 आरजेडी, ये चारों अनुपस्थित थे। मनोज विश्वास सामने आए हैं और मनोज विश्वास ने कहा है, अभी और कोई नहीं सामने आया, मनोज विश्वास सामने आए और उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि हमारे जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रभारी हैं, जो प्रत्याशी बनाया गया था, उनसे इसकी कोई पहल नहीं की गई थी, उनसे बातचीत नहीं किया गया था। हमारे नेता का सम्मान नहीं होगा तो हमें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार में पहले चल रहा था कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, फिर किसी दलित को प्रत्याशी बनाने की बात आई और बाद में एडी सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया। हमारे नेता ने ही कहा था कि जब मन हो, जैसा मन हो वैसा करना, मन हो तो वोट देना, नहीं मन हो तो मत देना, हमारे नेता ने कहा था। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेकर के मनोज विश्वास ने बोला है। अब यही बहुत सारा संदेह, जब कांग्रेस पर सवाल उठते हैं तो ऐसे नहीं उठते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि एक विधायक कह रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमारा सम्मान नहीं है, तो क्या हमसे पूछे नहीं गया है, तो जो मन करे वो कर लो, जो उचित समझे। राहुल गांधी की भी पार्टी में ऐसे ही चल रहा है, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष को वही बता रहा है।
राहुल हाँ, गांधी आप भी सोचना चाहिए। हाँ, आपको आप नरवने की बात आप बाकायदा लोगों से कहते हैं, ये बोल के कि नरवणे को प्रधानमंत्री ने कहा जो मन में जो आपको इच्छा लगे वो कर लेना, और इसी पे बवाल होता है सारा। तो यहाँ पार्टी में भी क्या है, अध्यक्ष ने बोला जो मन में आया कर लेना, तो इंडिया गठबंधन कहाँ है? क्यों आप विपक्ष से लड़ने की बात करते हैं? कैसी 2029 के चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे आप? यदि आपका आपका अध्यक्ष ये नहीं देखता कि इन लॉन्ग टर्म में बीजेपी को मदद हो रही है अपने इस छोटे से अहम से, ये मेरे को नहीं पूछा। और तेजस्वी यादव कैसे गठबंधन की नेतागिरी करते हैं वहां पे, जो किसी को विश्वास लिए बगैर काम करते। होता है लोगों का, आशीष, लगातार प्रयास होता है। मैं आपको थोड़ा सा मतलब, अभी महाराष्ट्र में लोग अनअपोज चुनाव हुआ राज्यसभा का, वहां एकनाथ शिंदे के यहाँ दिग्गज से दिग्गज नेता लगे हुए थे, दिग्गज नेता, कि जो एकनाथ शिंदे से भी सीनियर थे शिवसेना में, जो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, सब राज्यसभा के लिए थे। एक ने अपनी लोकसभा सेक्रीफाइस की थी एकनाथ शिंदे के कहने पे, ये सोच के कि राज्यसभा मिलेगी, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में ज्योति गायकवाड़ नाम से एक प्रोफेसर को भेजा, दलित समाज की थी, स्पोक्स पर्सन थी। शॉक्ड था सब, पूरा शिवसेना एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अरे आप तो स्थापित नेता हो, दिल्ली में राज्यसभा में बोलने वाली चाहिए, हिंदी में बोलने वाली, अंग्रेजी में बोलने वाली, प्रोफेसर है, पीएचडी है, बोलती अच्छी है, और दलित समाज के लोगों को राज्यसभा में भेज के एक नया मैसेज दिया कि सिर्फ मैं मराठों की राजनीति नहीं करता। पूरा मराठवाड़ा में बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है एकनाथ शिंदे को, मराठवाड़ा में दलित वोट बहुत है। ये सारा एक कैलकुलेशन किया जाता है एक राज्यसभा के लिए भी। ऐसा थोड़ी है कि एडी सिंह आपके खास है तो आपने राज्यसभा भेज दिया, किसी को आपने पार्टी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये गायकवाड़ वाला जो एग्जाम्पल आपने बताया, इस एग्जाम्पल में महाराष्ट्र का मामला है, आपकी और पैनी नजर होगी, लेकिन मैं इसमें और भी दूसरी चीज देखता हूँ। शिंदे ने कुछ नहीं किया। मेरा मानना है कि भाजपा अब अपने सहयोगियों के प्रत्याशी भी भाजपा तय करती है। बिहार में जितने प्रत्याशी तय हुए हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो। दो तीन चीजें हैं, महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति में इतना फर्क है क्योंकि बिहार की राजनीति में अब बीजेपी के सामने गठबंधन में कोई है नहीं। जो जनता दल यूनाइटेड थे, बीजेपी पूरी रूप से जिम गई है। महाराष्ट्र में गठबंधन में जब अजीत पवार जिंदा थे और एकनाथ शिंदे थे, ये दोनों इक्वल बलन के लोग थे। एकनाथ शिंदे के पास 53 आदमी है, यदि एकनाथ शिंदे और अजीत अलग हो जाए तो सरकार गिर जाएगी वो, और इसलिए दोनों को बैलेंस करके चल रहा था। देखिए एकनाथ शिंदे के पार्टी में नहीं, पहले सोचते थे कि महाराष्ट्र में कुछ हो जाएगा, नहीं, बात में मैं अभी भी कहता हूं, एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं तय किया, एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार उनने तय किया। और यहाँ पार्थ को भी बीजेपी ने नहीं भेजा, पार्थ को भेजना था पार्टी को, तो उन्होंने, क्योंकि अजीत पवार के परिवार को बिल्कुल साथ के रखना था, सुनील तटकरे और इनको, इसलिए उनको भेजा। बीजेपी ने अपने लोग भेजे, जिसमें बीजेपी के जो लोग आए हैं वो भी शॉकिंग लिस्ट थी। लेकिन यहाँ पे यदि ये कहते हैं कि कांग्रेस को हमको विश्वास में नहीं लिया, तो कांग्रेस ने पहले जाके बात कर लेनी चाहिए थी। अरे आपने नाम अनाउंस किया, कम से कम पूछते। कांग्रेस के इस चाल से किसको फायदा हुआ? वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ। तो कांग्रेस क्या बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही थी? छोटे छोटे अहम यदि आप सामने लाओगे तो फिर बीजेपी के साथ कैसे काम करोगे? बीजेपी के खिलाफ आप कैसा युद्ध लड़ने की बात करते हो? चलिए आगे चलते हैं, अभी तो उड़ीसा बचा हुआ है, उड़ीसा पे चलते हैं भैया। और वैसे भी जो 6 बिहार में थे, उनको बार बार ये खबर हो रही थी कि वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। राहुल गांधी ने उनको बुलाया दिल्ली में, उनको स्थापित किया कि आप चिंता मत करो, पार्टी साथ है, आपके साथ जो ग्रीवेंसेस है सब हम एड्रेस करने को तैयार है। कहीं ना कहीं संवादहीनता तो हुई है बिहार में। बिहार में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस में संवादहीनता है। पूरे देश में हम लोग अगर तारीफ कर देते हैं तो हम लोग उस पाप के भागीदार हैं। ये किसी लायक नहीं है, सब पूरे देश में वैसे ही है, इनका कहीं किसी लायक नहीं है। राहुल गांधी भी खाली बतौलेबाज है और कुछ नहीं है। चलिए उड़ीसा दिखाइए, उड़ीसा लाइए।
उड़ीसा में 16 मार्च को 4 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। देखिए, बारामती कटक सीट से कांग्रेस की विधायक सोफिया फिरदौस समेत 3 कांग्रेस विधायकों ने खुली बगावत करते हुए पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर दत्तेश्वर होता के खिलाफ भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय को वोट डाला। कांग्रेस ने बीजू जनता दल के साथ मिलकर उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन कांग्रेस की मुस्लिम विधायक सोफिया फिरदौस ने उन्हें वोट नहीं डाला। आगे चलिए जरा। सोफिया फिरदौस उड़ीसा के कटक बारामती विधानसभा से कांग्रेस की मौजूदा विधायक है। उड़ीसा की पहली मुस्लिम महिला विधायक है। उनके पिता मोहम्मद मुकीम 1924 तक इसी सीट से विधायक थे, लेकिन धोखाधड़ी के मामले में उनकी सदस्यता रद्द हो गई। सोफिया ने 2024 के विधानसभा चुनाव में पिता की विरासत संभाली और बीजेपी के पूर्णचंद्र महापात्र को 8001 वोट के अंतर से हराकर जीत हासिल की। अब अगले पे आइए जरा, तब और क्लियर होगा। अगला लाइए। 16 मार्च को जब 4 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ तो 5 उम्मीदवार मैदान में थे। चौथी सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेडी कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार दत्तेश्वर होता और बीजेपी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे के बीच था। इस दौरान सोफिया फिरदौस ने अपनी खुली बगावत को अंजाम दिया। उन्होंने पार्टी व्हिप की परवाह न करते हुए 2 अन्य कांग्रेस विधायकों रमेश जैना और दशरथी गोमांगो के साथ मिलकर क्रॉस वोटिंग की। इन तीनों ने बीजेडी कांग्रेस के साझा उम्मीदवार के बजाय बीजेपी समर्थित दिलीप रे को वोट दिया। अब इसको हटा दीजिए। 3 कांग्रेस के उड़ीसा में जैना, गोमांगो और सोफिया फिरदौस, इन तीनों ने क्रॉस वोटिंग की, बीजेपी समर्थित निर्दलीय को वोट दिया। अब सोफिया फिरदौस कह रही थी क्या वहां पर नीचे से ऊपर तक सब एक है। सोफिया फिरदौस ने क्या कहा कि जब जो है बीजेडी के उम्मीदवार को कांग्रेस ने समर्थन दिया तो विधायकों से बात नहीं की। मतलब जो डॉक्टर साहब को दिया गया, डॉक्टर होता को टिकट प्रत्याशी बनाया गया, तो उसमें विधायकों से कांग्रेस ने सलाह नहीं ली। और बीजेपी की बी टीम है और उसके साथ कांग्रेस समर्थक जो है खड़ी हो गई। तो बी टीम थी तो ए टीम को इन्होंने जाके वोट दे दिया कि जब बी टीम से अच्छा है चलो हम भाजपा को ही दे देते हैं सीधा। मतलब दूसरी क्या गजब नहीं करती है। मैं बताता और बीजेडी के 8 ने क्रॉस वोटिंग की है। 8 बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए आपको मैं नंबर बता दूं जरा भाऊ, नंबर आश्चर्य होगा यहाँ 147 की असेंबली, बीजेपी और उसके समर्थक सारे जोड़ लीजिए तो 82 थे। 82, 65 किसके थे? कांग्रेस, 48 बीजेडी, 14 कांग्रेस, तो 48 और 14 62 हो गए। एक लेफ्ट का था 63 हो गए, 2 65 टोटल बैठ रहे थे। 30 पे एक जीत थी, 30 पर उसने जो है 4 उतार दिए थे और इन्होंने 1, जबकि उसके पास 82 थे तो 82 पे 30 या 90, हाँ 3-1 वो पूरा नहीं हो रहा था। 82 थे उसके, 82 मात्र। और यहाँ पर कितने थे? 65 में 30 दूनी 60, 5 एक्स्ट्रा थे, 5 एक्स्ट्रा। लेकिन वही जीता जो 30 मतलब 48 बीजेडी के पास थे तो 1 उसने अपना प्रत्याशी दे रखा था। दूसरा था ज्वाइंट सबके साथ मिलकर के कि ज्वाइंट में 65 है तो 30 इधर हो गए और 35 उधर हो गए। अपना वाला बीजेडी का जीता, 35 थे, 30 चाहिए थे। कितने क्रॉस वोटिंग हुई? 11, 82 से वो 93 पे पहुंची गिनती 93। देखिए आशीष, दिलीप रे जो है ये बहुत बड़े उद्योगपति है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के किंग है। ये कोयला मंत्री रह चुके हैं अटल जी के समय, और ये उसके बाद कोयला स्कैंडल में इनको सजा भी हुई थी, केस भी चल रहा है, ठीक है। तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है ना, पैसा इन्होंने पंप इन किया। बीजेपी को दिलीप रे को समर्थन दिया बीजेपी ने, ये क्योंकि पुराने संबंध है और वो भी वापस सेटल होना ही चाहते हैं वहां पे। धन्ना सेठ है, पैसा खोल दिया। उसके बाद बीजेपी ने
महाराष्ट्र के रेवेन्यू मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे को स्पेशल ऑब्जर्वर बना के महाराष्ट्र से इस चुनाव के लिए भेजा। उसी दिन, क्योंकि बावनकुळे ये बहुत पुराने चावल है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के, ठीक है। तो बावनकुळे जब वहां गए तो संयोग से जब उनको ये जो पत्र मिला कि भाई आपको जाना है, अनाउंसमेंट हुआ उनके नाम का, तो संयोग से मैं वही जब हुआ तो मैं उन्हीं के चेंबर में था। तो मैंने बोला बधाई आपको दिलीप रे की। बोला नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। मैंने हो गया, मैं समझ गया आपको क्यों भेज रहे हैं, डबल बैरल का काम होगा वहां पे। ये मेरे शब्द थे। बोले अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कुछ कहो आप प्लीज। पार्टी ने विश्वास लगा के भेजा है मुझे, मतलब पार्टी के विश्वास पे आप खड़े उतरेंगे, मुझे पता है। पहले से लगातार जब ये चुनाव, देखिए बीजेपी क्या करती है आशीष, जब उनको मालूम है कि ये राज्यसभा अप्रैल में खत्म होगी, उसके बाद चुनाव का कार्यक्रम कब आएगा, तो अपने को कितने वोट शॉर्ट पड़ते हैं और वो बराबर तब तक ज्ञान में लगे जाते हैं कि इसके इतने तोड़ना है, इसके इतने तोड़ना है, इसके इतने तोड़ना है। कांग्रेस को जो विधायक गए, सबसे ज्यादा उड़ीसा में फ्रेजाइल पार्टी है, बिकाऊ कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। और आज से नहीं, जब बीजेडी वर्सेस कांग्रेस थी, कांग्रेस का वजूद था उड़ीसा में, बीजेपी कहाँ आई? बीजेपी तो बाद में आई उड़ीसा में। सबसे पहले कांग्रेस थी, उसके बाद बीजू जनता दल बना। बीजेडी मतलब कांग्रेस से निकली हुई बीजू जनता दल है, मतलब जनता दल में गए, उसके बाद बीजू जनता दल बना। लेकिन बीजेडी ने क्या किया, जब भी कांग्रेस अपना अध्यक्ष घोषित करती थी, उस अध्यक्ष के कार्यकाल में ही वो बीजेडी ज्वाइन कर लेता था। मोस्ट फ्रीजाइल, सबसे ज्यादा टूटने वाली पार्टी कोई होगी तो कांग्रेस में। कांग्रेस के आदमी को बहुत इजीली पैसा, क्योंकि वहां माइनिंग का पैसा है, जो पैसा उड़ीसा में बहता है वो शायद ही कहीं बहता होगा। फिर पांड्यान अभी भी एक्टिव है, जिसने बीजेडी को बीजेपी के गोद में बिठाया, अभी भी वही है, अभी भी एडवाइजर है। जब तक पांड्यान बैठे हैं उड़ीसा में, बीजेडी के विधायक कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकते, लिख लीजिए। इसीलिए इतने बड़े लेवल पे बीजेडी से क्रॉस वोटिंग हुआ है, पांड्यान का आशीर्वाद। बाकी लॉजिस्टिक हैंडल करने के लिए चंद्रशेखर बावनकुळे और दिलीप रे, और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, लेकिन कुल मिला जुला करके ये तीनों राज्य देखेंगे, बाकी आप राज्यसभा चुनाव देखेंगे, दिलीप रे होटल्स हैं बहुत सारे, उन्हीं के होटल में विधायक रह रहे थे, उन्हीं के होटल में बहुत सारे विधायकों को रखा गया था, भाजपा के विधायकों को वहीं ले जाके रखा गया था। लेकिन सब कुछ होते हुए बिहार में एडी सिंह को भी जो मैदान में उतारा गया था, उनकी खूबी यही थी। बाकी राजनीति का र और पॉलिटिक्स का पी नहीं जानते, उनकी खूबी यही है। राज्यसभा उनको पहले भी इसीलिए लाया गया था कि वो जैसे संजय सेठ, एडी सिंह, दिलीप रे, ये सब एक प्रजाति के लोग हैं, ये सब धनबली है। एडी सिंह को भी इसलिए दिया गया था, लेकिन एडी सिंह का पैसा नहीं काम आया। कांग्रेस के 3 विधायकों को बैलेट पेपर तक नहीं ला पाए, यहां तक कि आरजेडी के विधायक को भी बैलेट पेपर पर नहीं ला पाए, वो उससे नहीं लगवा पाए निशान। तो यही है कि पैसा भी मोदी के साथ हो तब भी काम आएगा, नहीं पैसा भी काम आशीष, उसमें भी है पैसा होना और पैसा खर्चा करना, पैसा होना और पैसा खर्चा करने की नियत होना। जो पैसा बीजेपी खर्चा करती है वो यहाँ बड़े बड़े धन्ना सेठ भी नहीं करते हुए मैंने देखे। नहीं तो कर्नाटक में देखिए, जब डीके शिव कुमार थैला खोलता है तो फिर वहां नहीं भगदड़ मचती, फिर वो मोदी सामने होते हुए भी डीके शिव कुमार निकाल लेता है। पैसा खोलने की नियत चाहिए। कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, यहाँ से पैसा देने की नियत है किसी की? ये तो इनकमिंग है। इसमें ये एडी सिंह को पिछली बार राज्यसभा लाए थे, तो एडी सिंह ने पैसा ही खोल करके राज्यसभा का पैसा दिया होगा तब कंफर्टेबल पोजीशन होगी। यहाँ पे यदि एडी सिंह ने बोला होता मैं 1 करोड़ देता हूँ, इन्हें बोला होगा 5 करोड़ ले। तो जब भैया, जब मुझे बताओ, जब नगर निगम के चुनाव में 15,000 वोट चलता है तो करोड़ों, तो ये तो राज्यसभा है। यही बात है कि सत्ता में बीजेपी है, तो यहाँ पर दूसरी बात है
विधायकों को ये पता है कि हम ईडी सिंह से 2 करोड़ रुपए भी लेंगे तो तीसरे दिन ईडी आके उगाल के ले जाएगी। बीजेपी भी 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन उसका पचन ठीक ठाक है, साथ में हाजमोला की गोली भी मिलती है, तो पैसा वही पचा भी बात जाता है है। कि आपका पैसा काम आएगा भाजपा के साथ रहने पर, साथ रहने में। भाजपा के खिलाफ रहने पैसा ऐसा नहीं काम आएगा। डीके शिव कुमार का केस अलग है अभी जो है, लेकिन बाकी संजय सेठ का वही पैसा समाजवादी पार्टी से राज्यसभा पहुंचे थे और पैसे पे समाजवादी पार्टी ने भी दिया था। यहीं पर फिर विपक्ष और भाजपा के समानताएं मुझे दिखने लगती हैं। भाजपा सब अखिलेश यादव ने खाली पैसे की वजह से संजय सेठ को राज्यसभा पहुंचवाया था, और कौन सी संजय सेठ में खूबी थी, कहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है, कहाँ आंदोलन कर रहा है, कहाँ गरीबों के लिए खड़ा है। वही संजय सेठ जब भाजपा की सत्ता आई तो यूपी में सबसे मजबूत पैसे वाले में संजय सेठ हैं। संजय सेठ भाजपा में आकर के, और फिर संजय सेठ ने भाजपा के साथ रहते हुए क्रॉस वोटिंग करवाई, समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोटिंग करवा के तब वो पैसा काम आया संजय सेठ का। वो सपा में रहकर संजय सेठ का पैसा नहीं काम आता, फिर पैसा का इस्तेमाल करने के लिए भी भाजपा के पास आना पड़ता है। बस नहीं, पैसा हाजमा, देखिए डर ये है कि हमने यदि भाजपा दूसरे से पैसा लिया, भाजपा को पता पड़ गया तो भाजपा हमको जीने नहीं देगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बच्चे सब जेल में, सब काटते रहिए, और नहीं कुछ आपने पैसा लिया तो भी जेल में। सुप्रीम कोर्ट तक लड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा एक दिन पहले आप पे चार्जेस हटा लेंगे। चलिए खैर अभी इजाजत दीजिए, नतीजे तो आ गए हैं और नतीजे में कोई फेरबदल होना नहीं है। बाकी लोग चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। ना मोदी कुछ नहीं होना है। हाँ, मोदी जी कारवा और लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।